फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर बात की जाए क्या है आज के सेशन में, तो जो 2 दिन से श्रृंखला चली है उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आगे की बात की जाए तो इसमें हमने अब तक जो आहार नियोजन है यानी 11वां चैप्टर था, इसमें आहार नियोजन में हमने यानी अवस्था के अकॉर्डिंग आहार को देख लिया। उसके बाद आज हम बात करेंगे मेन्यू की, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से यूजीसी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। अगर मेन्यू की बात करें तो मेन्यू किसी भी जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे क्या रेसिपी बनी है उसको पूरे को एक कागज़ पर पूरा दिखा दिया जाता है। यानी जो काम घंटों में लगे वो मिनटों में पूरा हो जाता है। यानी किसको क्या खाना है उसी मेन्यू को देखकर वो पता कर लेता है। तो चलिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज हम देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो वो विधि होती है औपचारिक खरीदारी। ठीक है, औपचारिक खरीदारी का प्रयोग करते हैं। कैटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कैटरिंग इकाई को अगर सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सुमेलित करें तो यहाँ पे कैफेटेरिया यानी इसके यहाँ पे हो जाएगा स्कॉर्बल, और अस्पताल को केंद्रीकृत करेंगे, रेलवे को क्या करेंगे प्लेटेड सर्विस करेंगे, और कॉन्फ्रेंस हॉल को बुके करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे सेवा विधि जो उन्हें दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको मैचिंग करना था। तो यहाँ पे जो इस तरह से, तो इस तरह से और इसे समझ सकते हैं कि अगर बात की जाए कैफेटेरिया की, तो कैफेटेरिया में क्या हो जाता है, स्कॉर्वल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अस्पताल की बात की जाएगी तो अस्पताल एक ही केंद्र पर मौजूद होता है तो केंद्रीकृत हो जाता है। अगर रेलवे की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे किससे जोड़ेंगे हम इसे, प्लेटेड सर्विस से इसे जोड़ देंगे। अगर बात की जाए कॉन्फ्रेंस हॉल की, तो सभी को क्या दिए जाते हैं, स्वागत के रूप में बुके दिए जाते हैं। इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक विड वाइन का उपयोग करते हैं। यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ये सत्य है परंतु आज असत्य है। यानी क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली नहीं लगा सकता है जब बाजार ही थोक है। तो चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर खास सेवा के बड़े संस्थान यानी औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड वाई का उपयोग करते हैं। बड़े खाद्य संस्थान कृषकों को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा वे उन्हें अधिकतम मूल्यों का भुगतान सीधे कृषक को देते हैं। यह यहाँ क्या करता है, बिचौलियों की भूमिका को खत्म या कम करते हैं, जिसके कारण कृषकों को अधिक लाभ होता है। तथा जब ये बड़े खाद्य संस्थान खुदरा लोगों को बेचते हैं तो उसका उचित मूल्य तथा गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, जिसके क्रेता को भी अधिकतम लाभ होता है और उनका मूल्य निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों को उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कमीशरी। ठीक है, कमीशरी क्या करती है, इस तरह का काम करती है। कमीशरी का अर्थ है यहाँ पर प्रतिनिधि होता है, जिसे एक उच्च पदाधिकारी या औपचारिक एवं कानूनी तरीके से कार्यालय या अन्य कर्तव्यों को संपादित या क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त करता है। यह एक वैध उच्च अधिकारी तथा सत्ता से किसी निश्चित मामले में निर्णय पारित करने या उससे संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वेबसाइट पर बताते हैं। जो उनकी जो मेन्यू होता है उसकी पौष्टिकता क्या है, वेबसाइटों पर बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। रेस्तरां, यहाँ पे रेस्टोरेंट जो होते हैं उन्हें रेस्तरां है, हाईवे अड्डे हैं, मल्स है, अस्पताल है, कैफेटेरिया है और रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे किसको किसके साथ सुमेलित करेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है। अगर सुमेलित करने को देखा जाए तो यहाँ पे
इस तरह ने क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। चलिए तो सुमेलित कर लेते हैं, देखते हैं। अगर रेस्तरां की बात की जाए तो ये किससे जोड़ेंगे, टेबल सेवा है। हम क्या करते हैं, टेबल पर ही परोसते हैं, याद रखिएगा। हाईवे अड्डे पे क्या होता है, तो यहाँ पे फूड कोर्ट होते हैं। हाईवे अड्डे पर हाँ, हाईवे अड्डे पे फूड कोर्ट नहीं, हाईवे अड्डे पर अगर बात की जाए तो क्या हो जाए, वेंटिंग होंगे हाईवे अड्डे पर। और उसके बाद मॉल्स की बात की जाए तो मॉल्सों में क्या होते हैं, जो मॉल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, तो फूड कोर्ट होते हैं। और अस्पतालों की बात की जाएगी तो अस्पतालों में विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं अस्पताल। अगर कैफेटेरिया की बात की जाती है तो कैफेटेरिया में ट्री सेवा होती है। ठीक है, कैफेटेरिया में क्या होता है, ट्री सेवा होती है। अगर बात की जाए रेलगाड़ी की तो रेलगाड़ी में क्या हो जाएगा, तो रेलगाड़ी में प्लेट सेवा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए। चक्रीय मेनू एक निश्चित मेनू होता है, इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। तो ये चक्रीय मेनू होता है, वास्तव में ये एक निश्चित मेनू होता है, जिसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा जबकि आर सही हो जाएगा, यानी कारण सही है जबकि अभिकथन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। तो किसके कारण खाद्य मूल्य में बढ़त हो सकती है, तो उसे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो पहला हो जाएगा कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, इसके कारण भी बढ़त हो जाती है। अगर दूसरा देखें, यहाँ पे हो जाएगा विनिर्देश सुनिश्चित न होना। और अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा संग्रह करने के ताप को यहाँ पे क्या करना है, संप्रेषित ना करना, इसके कारण भी क्या है, यहाँ पे खरीद में क्या हो जाती है, याद रखेंगे, बढ़त हो जाती है। ये कई तीनों कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे ए आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समय संबंध PLA पद्धतियाँ हैं। तो PLA पद्धतियाँ समय संबंधित हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा ऐतिहासिक ट्रांसैक्ट है। अगर दूसरे की बात की जाए अन्य की, तो उसे देखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ऋतुनिष्ठ आरेख है। और ऋतुनिष्ठ आरेख के बाद क्या कहेंगे, प्रवृत्ति विश्लेषण है। तो प्रवृत्ति विश्लेषण है, यानी पहला, चौथा और पांचवा। तो पहला, चौथा और पांचवा यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फूड शील्ड का प्रयोग होता है रेस्टोरेंट में, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की ट्रे सर्विस में, हवाई उड़ानों के खान पान में और कैफेटेरिया में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, रेस्टोरेंट में होता है। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। हवाई सेवा, छात्रावास, अस्पताल, कैफेटेरिया और फास्ट फूड यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें सुमेलित करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा सही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सही रहेगा। अगर बात की जाए हवाई सेवा की, तो हवाई सेवा के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, हवाई सेवा के बाद फिर है छात्रावास की, तो छात्रावास के लिए जो हो जाएगा उसको कहेंगे पोर्टेबल। ठीक है, छात्रावास के लिए जो नेक्स्ट देन जो रहेगा, उसके बाद अस्पताल की अगर बात हो जाएगी तो अस्पताल किसके लिए है, तो वेटर है। और कैफेटेरिया की अगर बात की जाएगी तो कैफेटेरिया की क्या हो जाएगी, तो स्कॉलवल है कैफेटेरिया। और फास्ट फूड यूनिट की बात की जाएगी तो काउंटर है। फास्ट फूड यूनिट की बात की जाएगी तो काउंटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, यानी कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है, यानी एक कह रहा है, अभिकथन कह रहा है, मेनू को खानपान सेवा इकाई का एक
विशिष्ट घटक माना जाता है। जबकि आर यानी कारण कह रहा है इसमें प्रणालीबद्ध योजनाएं प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिनमें भोजन का यहाँ पर सतत मूल्यांकन शामिल होता है। तो कारण और कथन हमने देख ही लिए, यानी हमने कथन और कारण उससे देख ही लिए रिलेटेड। तो यहाँ पे जो बात कही है कि ये क्या है, इसमें प्रणालीबद्ध योजनाएं और क्या शामिल है, तो यहाँ पे योजनाएं क्रियाओं की आवश्यकता होती है जिनमें भोजन का सशक्त मूल्यांकन शामिल है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल्य प्रक्रिया है, तो मेन्यू है। इसके बिना खाना परोसना और पकाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ए ला कार्ट मेनू, यह एक यहाँ पे मेनू के टाइप पढ़ लेते हैं जो यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया को मेनू कहते हैं। परोसने और पकाने की, ठीक है। मेनू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एला कार्ट मेनू, यह एक प्रकार का मेनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित होता है। इसमें बस याद रखना, एला कार्ट में जो मूल्य है वो भी दिया जाता है खाने के साथ ही। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के मेनू की, तो वो होता है कॉम्बिनेशन मेनू। इसमें क्या होता है कि किसी दिन के लिए एला कार्ट मेनू या टेबल हॉट मेनू होता है। ये किसके लिए होता है? किसी दिन के लिए, तो यानी हमने आज के दिन के लिए प्लान कर लिया। साइकिल मेनू, अस्पतालों, होटलों, घर और अन्य संस्थानों में इस प्रकार के मेनू 5 दिन भोजन सामग्री तय की गई तिथि पर बदल बदल कर बनाई जाती है। यानी आपने देखा होगा कि साइकिल मेनू का मतलब होता है कि 5 दिन हमने ऐसे बना लिया, यानी हमने दाल शुरू, जैसे 5 दिन क्या करें, हम मंडे से शुरू करें और 5 दिन करें और फिर हम वही वाला रिपीटेशन दोबारा कर दें। यानी मंडे को हमने दाल चावल और क्या बनाया, वो कड़ी बनाई हो, फिर हम ट्यूसडे को कुछ और बनाए। इस तरह से हम 5 दिन कुछ अलग बनाया, फिर अगले दिन जैसे 5 दिन के बाद छठा दिन आएगा तो जो मंडे को प्लान किया था वही हमने दोबारा बनाया अपनी रेसिपी में। तो ये होता है साइकिल मेनू, यानी वही साइकिल इस तरह से चक्रण घूमता रहता है। टेबल डी हॉट मेनू, इसमें खाद्य सामग्री थाली में परोसी जाती है। इसमें संयुक्त रूप से सभी पदार्थों का दाम अंकित रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं टेबल डी हॉट मेनू, जिसमें क्या होता है, खाद्य सामग्री तो परोसी जाती है, उसमें संयुक्त रूप से सभी पदार्थों का क्या भी होता है, दाम अंकित रहता है। बस इसका ना याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है, थाली में परोसी जाती है। चलिए, संयुक्त रूप से दाम अंकित होता है। जैसे आपको एक थाली का क्या है कीमत बताते हैं कि एक थाली कितने रुपए की है, 150 रुपये की, 200 रुपये की, तो वो होता है टेबल टी हॉट मेनू, ठीक है। हॉट मेनू का मतलब है पूरा एक थाली का दाम बताना। बुके के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डॉट डॉट से खा सकें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि मेहमान उन्हें आराम से, तो सरलता से खा सकें भाई। महत्वाकांक्षा या साधारण या कठिनाई से नहीं, सरलता से, ठीक है। इजी वे में वो चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरी श्रृंखला आपको जल्दी ही क्या करेंगे, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। वो फेक के मेनू इस प्रकार के होने चाहिए कि मेहमान उसे सरलता यानी इजीली खा सकें। नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन कह रहा है रसद सेवा में एक बड़ी केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है जिसके साथ अनुषंगी इकाइयां पृथक रूप से स्थित होती हैं, जहां खाद्य पदार्थ अंकित रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं। अब इसका कारण क्या कह रहा है, इस तरह की प्रणाली में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर कारण और कथन दोनों पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम यहीं से क्या करते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये रहेगा ए सही है और गलत है, यानी ए स्टेटमेंट सही है जबकि आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन योजना के चरणों को सही क्रम में लगाइए। जो भोजन योजना के चरण है उनको हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि पहला चरण कौन सा होगा।
एक व्यक्ति विशेषता के अनुसार आरडीए का निर्धारण करना। जो आरडीए है उसका पहले हम निर्धारण करेंगे, किसके अनुसार? एक व्यक्ति विशेष के अनुसार। फिर है भोज्य तालिका का निश्चय करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? भोज्य तालिका का निश्चय करेंगे। फिर भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें। ठीक है, गणना करेंगे और क्या करेंगे? उसकी आरडीए से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो वो हो जाएगा सी। एक खास सेवा प्रतिष्ठान में आपूर्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाइए। जहाँ पे आपूर्तियाँ हैं उनको क्या करना है? शामिल चरणों को सही क्रम में लगाना है। देखिए, अगर आप यूजीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि लेंदी पेपर होता है, लेंदी के साथ साथ वो ऑनलाइन और है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। चलिए सही क्रम की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या सही क्रम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा? टी, यानी दिए गए क्या करेंगे हम? जो भी हमें दिए गए हैं यानी दिए गए आदेशों की क्या करेंगे? यहाँ पे दिए गए आदेशों की प्रतिलिपि के साथ यहाँ पे सुदृढ़ विवरण की जांच की जाती है। यानी जो हमें आदेश दिया गया है उसकी हम जांच करते हैं। फिर जांच करने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ देखना इजी रहेगा। सुदूरगी विवरण के विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा और वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाएगा। देन उसके बाद क्या रहेगा? आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी या जांच की जाती है। फिर उसके बाद अस्वीकार मदों और सुपुर्दी चालान पर इसे लौटाने का उल्लेख करते हुए सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति के साथ लौटा दिया जाता है। और देन उसके बाद क्या करते हैं? प्राप्त करने वाले अधिकारी और आपूर्तिकर्ता के साथ सुपुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खास सेवा संस्थान में उपकरण खरीदते समय उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? उपकरणों को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो पहला चरण हो जाएगा या पहला वो हो जाएगा तो उसको देख लेते हैं कि सही लगाना है। तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा, आवश्यकताओं का आकलन करना। जो आवश्यकता है उनका आकलन करेंगे। फिर खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना। फिर देन जो रहेगा, विभिन्न स्तरों में इन उपकरणों का मूल्यांकन करके ठीक है। फिर हम उपकरणों के बाद जो रहेगा, फिर देखेंगे कि यहाँ पे उपकरणों की वांछित विवरण, जो उपकरण है उनका वांछित क्या करना है? विवरण की पुष्टि करते हैं और उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार करके चुनना होता है। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने जब चुन लिया तो हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य में आहार उपलब्ध कराने की सहायता करता है। मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थों एवं जिन मात्राओं को खरीदने पर क्या हो जाती है? छूट हो, उनमें मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों सही हैं। ठीक है, मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है, ए और आर दोनों सही हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फिर रहेगा दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों की सर्विस शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम करता है। अब कारण क्या कह रहा है, फल और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। तो यहाँ पे 85 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एलाकार्ट मेनू की विशेषता नहीं है। तो एलाकार्ट मेनू की विशेषता नहीं है तो वह खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एलाकार्ट की अगर बात की जाए तो ये फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पदार्थों की वह सूची जो मूल्य के साथ अंकित होती है। बस याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि सूची में क्या होता है, पदार्थ, और पदार्थ के सामने उसकी मूल्य भी होती है। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए इसको और ज़्यादा रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो खाने वाला है उसको पूछना नहीं होता कि कौन सी वस्तु कितने की है। यहाँ पे क्या होता है कि अपने ग्राहकों को कर्मचारियों द्वारा चालन करने को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, यह चयनित मेनू भी कहते हैं। रुचि अनुसार मेनू है, प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य है और ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजन का ही मूल्य क्या करते हैं, देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यहाँ पे मैचिंग है और मैचिंग को हमें देखना है। अगर बात की जाए बेंड चाकू की तो बेंड चाकू में क्या आ जाता है, तो जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है, यहाँ क्या है, यहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है, बेंड चाकू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा गोल चाकू। अगर गोल चाकू की बात की जाएगी तो गोल चाकू में क्या आ जाएगा, सीधी रेखा काटने में उपयुक्त है। गोल चाकू क्या करता है, ये सीधी रेखाएं काटने में उपयुक्त है। बेंड चाकू यहाँ पे हो जाएगा जहाँ अधिक क्या हो जाती है, अभी हमने देखा था यथार्थ की आवश्यकता है, तो बेंड चाकू यहाँ हो जाएगा। गोल चाकू सीधी रेखा काटने में उपयुक्त है। सीधा चाकू की अगर बात की जाएगी तो सीधा चाकू क्या है, कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त है। अगर डाई की बात की जाएगी तो डाई क्या हो जाएगी, तो ये खंड काटने में प्रयोग है। जो खंड होते हैं खंड काटने में प्रयोग में, ठीक है, खंड काटने में प्रयोग है, छोटे खंडों में। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अगर बेंड चाकू यहाँ अधिक यथार्थ की आवश्यकता है, गोल चाकू सीधी रेखा काटने में उपयुक्त है, सीधा चाकू कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त है, और डाई छोटे खंड काटने में प्रयोग है। एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो जो खाद्य के प्रवाह है उनका जो सही क्रम है उसमें हमें इन्हें लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्रम बनते हैं। पहला हो जाएगा प्राप्त करना, देन दूसरा हो जाएगा भंडारण करना, भंडारण उत्पादन करना, उत्पादन के बाद फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सबसे पहला होगा उसे देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद भंडारण करना, भंडारण के बाद उत्पादन करना, उत्पादन के बाद देन नियंत्रण करना या होल्डिंग करना, होल्डिंग के बाद वितरण करना या सर्विस करना। तो यहाँ पे जो कोट बनेगी वो बनेगी ए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है, जो व्यंजन सूची है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा महाविद्यालय छात्रावास में करते हैं व्यंजन सूची का उपयोग। जो बच्चों के क्या होते हैं, हॉस्टल होते हैं, उनमें हम व्यंजन सूची का उपयोग करते हैं। परोसने की विधि, जहाँ खाना खाद्य पदार्थों को सजाकर रख दिया जाता, मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, ये जो कहा जाता है। तो यानी बफे विधि, जिसको आप लोग बफर कहते हैं, उसे कहते हैं बफे विधि। बफे विधि में क्या होता है, खाना एक जगह रख दिया जाता है, वहीं बर्तन दो जहाँ खाने वाले को खुद जाकर वह खाना होता है। तो
ठीक है, बुफे विधि में इस तरह का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट चलते हैं खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जो खान पान की योजना है उसमें अगर मेनू की बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण साधन है। अगर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेनू क्या करना है, मेनू में परोसे जाने वाले खाद्यों का विस्तृत सूची दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तो ए और आर दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, विशिष्ट सूची दी जाती है। संग्रहागार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। तो क्या किया जाता है, लेजर में दर्ज किया जाता है। यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहली अगर इसकी बात की जाएगी तो पहले का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला है अगर उसकी बात की जाए तो पहले का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 4, यानी निश्चित अंतराल पर यहाँ पे निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेन्यू, साइकिल मेन्यू। ठीक है, बारी बारी से आता है। यहाँ पे एला कार्ट मेन्यू, अगर यहाँ पे एला कार्ट की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एला कार्ट का मतलब हो जाता है, याद रखिएगा, पकवानों का चयन, अला कार्ट। फिर है टेबल डी होटल मेनू। तो ये क्या करता है, टेबल डी होटल मेनू, तो ये करता है नियमित मेनू होता है। और यहाँ पे ड्यूजर मेनू क्या कहेंगे इसको, तो याद रखिएगा आज का मेनू कहेंगे, ड्यू यूजर मेनू, याद रखिएगा, या यह कहेंगे जूअर मेन्यू। तो क्या कहे जाएगा, तो आज का मेन्यू कहा जाएगा। तो इस तरह से इसे हम सम्मिलित कर देंगे। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी ए। चलिए आज का मेन्यू इसको कहेंगे। ये सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी मेन्यू वाली काफ़ी लंबी श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, आहार भंडार की समस्त सूची का अभिलेख किस में रखा जाता है। तो यहाँ पे है भंडार पंजी में रखा जाता है। अभिलेखों की बात की जाएगी तो भंडार पंजी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रीय मेनू में समाविष्ट रहता है। तो चक्रीय मेनू में कौन सा या फिर कहें क्या समाविष्ट रहता है। तो चक्रीय मेनू की बात की जाएगी तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें समाविष्ट रहता है यहाँ पे एक निश्चित अंतराल पर मेनू का घूर्णन, यानी वो घूमता है। फिर 7 दिवसीय मेनू होता है। फिर उसके बाद जो होता है निर्धारित मेनू होता है। इसको कहते हैं चक्रीय मेनू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। तो वो जाता है स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखिए। तो लिए जाने वाले जो कदम हैं उनको अगर हम सही क्रम में देखें तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला प्रोस्पेक्ट हो जाता है। प्रोस्पेक्ट में दे रखा होता है। फिर योजना टीम हो जाती है। फिर योजना टीम के बाद देन क्या हो जाता है, योजना टीम के बाद ही जस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे साध्यता अध्ययन हो जाता है। और साध्यता अध्ययन के बाद मेनू विश्लेषण हो जाता है। फिर मेनू विश्लेषण के बाद वस्तु से विशेषता हो जाती है। और वस्तु से विशेषता के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे, तो वस्तु शिफ्ट विशेषता के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो याद रखिएगा बजट रहेगा, क्योंकि इसके बिना तो सब अधूरा है। तो यहाँ पे जो कोड बनेगी वो बनेगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण प्रतिष्ठानों का केंद्र या मेनू व्यंजन सूची होता है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं। दूसरा कारण कह रहा है कि मेनू ही समग्रहियों की खरीद उपकरणों का
उपयोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियां और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। तो मेनू इतना सब निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जा रही है, तो याद रखिएगा ए, और ए सही है, लेकिन आर क्या है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः सही नहीं है ये बात, पर कभी कभी सही हो जाती है वो बात, उसे हम आंशिक रूप से सही कहते हैं। भोजन परोसने की इकाई के क्रम की प्रक्रिया को सही अनुक्रम में लगाइए। तो जो भोजन परोसते हैं उसकी इकाई की जो बनती है उसको सही क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का हम शुरू करते हैं तो आवश्यकता की पहचान देखते हैं, क्योंकि बिना आवश्यकता की पहचान के हम कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। तो आवश्यकता की पहचान है, फिर विशिष्ट विवरण लिखना है, फिर विशिष्ट विवरण लिखने के बाद स्रोत का चुनाव है, जो स्रोत है उनका चुनाव है, स्रोत का चुनाव के बाद बाजार में कीमत का पता लगाना है, देन उसके बाद ऑर्डर देना है, फिर ऑर्डर देने के बाद हम क्या करेंगे, बीजक जांचना है, बीजक जांचने के बाद क्या करेंगे, अभिलेख, यहाँ पे क्या है, अभिलेख अनुरक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ए। खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों का अनुरक्षण करना पड़ता है। तो यहाँ पे अनुरक्षण की बात की जाएगी तो वो कौन सा हो जाएगा जहाँ अनुरक्षण करना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा राइट आंसर जो बनेगा उसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, रोकड़ रसीद देखेंगे, फिर रोकड़ रसीद देखने के बाद देन हम क्या करेंगे, नासवान की बीजक, नासवान के बीजक के बाद जो करेंगे फिर मानवीकृत बीजक तालिका देखेंगे, फिर मानवीकृत बीजक तालिका देख के फिर भंडारण का, ठीक है, मानवीकृत बीजक देख कर हम क्या करेंगे, फिर भंडारण का देखेंगे, भंडारण से देना, तो यहाँ पर लास्ट में भंडारण हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पर चेंज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है। तो प्रदायक को देने वाली खरीद सूची क्या होती है यहाँ पर देखना है। दूसरा कह रहा है कि भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होते हैं। देखिए यूजीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बने हैं, तो इसलिए ये लंबी श्रृंखला जा रही है, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल क्या है, यूजीसी है। तो जो यूजीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला भी चल रही है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत है, जबकि आर सही है। पकाए हुए खाद्यान्नों को परोसने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, होल्डिंग समय के तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र यानी 100 सेंटीग्रेड से 62 सेंटीग्रेड में ना आए। पके हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले क्या करना है, होल्डिंग समय ज़रूरत से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो यानी का अभिकथन ये था, उसने कहा और कारण ये है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण को बताना, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि अभिकथन और कारण को देखा जाए 102 में तो ये रह जाएगा क्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए और आर दोनों, ए और आर दोनों, ए और आर सही है, परंतु आर क्या है, ए का पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं है। खाद्य सेवा के संस्थानों में औपचारिक विडवाइक का सही अनुक्रम कीजिए। तो सही अनुक्रम क्या रहेगा, औपचारिक विडवाइक का, तो ये सही अनुक्रम की बात कर लेते हैं। तो पहला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ज़रूरतों को पहचानिए, फिर देन विनिर्देशन निर्देश लिखिए, फिर उसके बाद
परचेज ऑर्डर बनाएं। फिर परचेज ऑर्डर के बाद बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच करें। फिर उसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगी वो क्या रहेगी, तो रहेगी ए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं तो। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से है, ज़रूरत को पहचानिए, विनिर्देश लिखिए, परचेज ऑर्डर बनाएं और बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच करें और कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें। यहाँ पर सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है, तो किस पर सबसे ज़्यादा परिचित और औपचारिक शैली है, तो यहाँ पे हो जाएगी बैकवेट सर्विस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे के सारे ये कि यूजीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, खाद्य सेवा संस्थानों में अनस्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में लगाइए। तो यहाँ पे अनुस्वर खाद्य चरण है और उनको हमें सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे विनिर्देश लिखें। फिर विनिर्देश के बाद फिर देन क्या करेंगे, परचेंज ऑर्डर बनाए। परचेंज ऑर्डर के बाद देन हम क्या करेंगे, बिड के लिए आग्रह करेंगे और बिड के लिए फिर कॉन्टैक्ट प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी है, उनको हमें आपस में क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कौन रहेगा, मैन बेरी की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये यहाँ पे मैन बेरी की बात की जाए तो ये उपादान है। FIFO को देखा जाए तो FIF क्या होता है, ये भंडारण होता है। अगर बीजक की बात की जाए तो ये खरीदारी होती है। और उसके बाद अवस्थापना की अगर बात की जाती है, ओरिएंटेशन की बात की जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये चीज़ व्यक्तिगत हो जाती है, क्योंकि ओरिएंटेशन व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पे जो कोट बनेगी वो बनेगी ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी काफ़ी लंबी स्लाइड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेनू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। अगर मेनू की बात की जाती है तो कारण कहलाए, ये एक अनिवार्य नियंत्रण प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए और कौन सी बहाल किए जाए और कौन से उत्पादन चाहिए। तो यानी कौन सी सामग्री बेची जाए, कौन सी उत्पादित की जाए और कौन सी के एडवांस आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तीनों ही कंडीशनों को हमें देखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है। तो यानी जो कारण है वो सही इसको स्पष्ट नहीं कर रहा ए को। अगर बात करी जाए, मेनू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। ये एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए और कौन सी व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उत्पादन चाहिए। कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है, तो ये कब उपलब्ध है कम दाम पर सामग्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक कैंटीन। ठीक है, औद्योगिक कैंटीन में क्या है, कम दाम पर उपलब्ध है।
चलिए अब कथन की बात कर लेते हैं। कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों स्वस्थ एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज्य सेवा और सुविधा एवं सफल संचालन योजनाओं की उपलब्धि का आधार है। अगर कारण की बात की जाए तो ये कह रहा भोज्य सेवाएं कार्यों की भौतिक सुविधाएं एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों स्वच्छता एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर घनिष्ठ संबंध दिखाया जा रहा है स्वच्छता और सेवा से, तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी ये राइट आंसर है। यहाँ पे फिर 2 कॉलम दिए गए हैं, बेटर सर्विस, सेल्फ सर्विस, वेंडिंग सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग। तो यहाँ पे इनको हमें क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। अगर इसकी बात की जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए वेटर सर्विस की, तो ये हवाई जहाज़ों में सर्विस मिलती है इस तरह की, क्योंकि आपने देखा होगा वो ट्रे लेके आपके आगे घूमती हैं। सेल्फ सर्विस की बात की जाएगी तो ये कहाँ पे मिलती है, तो वो केट में मिलती है सेल्फ सर्विस, आप खुद अपने आप लेते हैं। वेंडिंग की बात की जाएगी तो ये कहाँ होती है, तो कैफेटेरिया में होती है, कैफेटेरिया होता है वहाँ होती है। कॉन्ट्रैक्ट वेटरिंग की बात की जाएगी तो ये कहाँ होती है, तो याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वेटरिंग रेलवे कैटरिंग में होती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किसी भी भोजन की सफलता, यहाँ पे हम कहाँ थे अभी जो हमने देखा था वो क्वेश्चन था हमारा कितना, यहाँ थे, ये कंप्लीट हो चुका। अब हम देखेंगे 111 यानी 111वां क्वेश्चन देखेंगे। एक औपचारिक बफेट सर्विस में मेनू में किस क्रम में डिशेज को रखा व लगाया जाता है, जो खाद्य पदार्थ है उनको किस क्रम में लगाया जाता है, तो उस क्रम की हम बात कर लेंगे। पहला होता है स्टार्टर, ठीक है, फिर स्टार्टर के बाद जो देन होता है, स्टार्टर के बाद जो होगा देन वो होगा मुख्य डिश। मुख्य डिश क्या है, मुख्य डिश के बाद जो होगा अतिरिक्त डिश, ठीक है, अतिरिक्त डिश के बाद जो रहेगा वो रहेगा खाद्यान्न, और खाद्यान्न के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, सलाद, और सलाद के बाद क्या रहेगा, साथ रखने वाली डिश, और साथ रखने वाली के बाद मीठा पकवान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी भी भोजनालय की सफलता मेनू प्लानिंग पर आधारित अधिकतर निर्भर होती है। तो जो मेनू बनाते हैं उस पर वो सफलता निर्भर होती है, ये कहा जा रहा है। दूसरा कारण कह रहा है इसी का कि मेनू के अनेक कार्य होते हैं, वह भोजनालयों की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, दोनों ही सत्य है भाई। बहुत कार्य होते हैं, अगर मेनू ना होगा तो कौन बताएगा कि बार बार रसोई में क्या बना है क्या नहीं बना, यानी कहाँ कौन बताएगा कि उस रेस्टोरेंट में खाने की ये चीज़ें हैं। तो मेनू देखकर हम पता कर लेते हैं, और इसकी इसीलिए अनेक क्रियाएँ भी हैं मेनू की, क्योंकि वहाँ पे प्राइस भी लिखा होता है, तो कभी कभी बताया नहीं जाता, उस पर वो देखा और उन पैसों को वो टेबल पर रख कर चले जाते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, क्योंकि मेनू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे यूजीसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यानी यूजीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये मेनू वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आहार नियोजन में कई सारे चैप्टर यानी कई सारी सब यूनिटें आपकी कवर हो रही हैं। देन उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभिलेख है और भोजन सेवा संस्थाएं एवं इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हें फिर मैचिंग करके देखना। अगर व्यंजन सूची की बात करें तो व्यंजन सूची से भोजन कक्ष मिलेगा, व्यंजन सूची भोजन कक्ष। अगर बात की जाए बीजक की, तो बीजक हो जाएगा खरीद, और खरीद यानी क्या, स्टॉक। पुस्तिका की बात की जाए तो ये हो जाएगा भंडार, और यहाँ पे AOT की बात की जाएगी तो ये हो जाएगी रसोई।
चलिए नेक्स्ट देन देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे सामग्री प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, उपक्रम प्रबंधन और विपणन प्रबंधन। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी यहाँ पे तो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा उत्पादन अनुसूची। सामग्री प्रबंधन में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्पादन अनुसूची। उसके बाद कार्मिक प्रबंधन की बात की जाएगी तो कार्य विनिर्देशन हो जाएगा। ठीक है, कार्य विनिर्देशन हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधन की बात की जाएगी तो रोपड़वाही हो जाएगा। और रोपड़वाही के बाद जो होगा वित्तीय प्रबंधन में रोपड़वाही हो जाएगा। फिर है उपक्रम प्रबंध। तो उपक्रम प्रबंध में क्या हो जाएगा, इंशुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे विपणन प्रबंधन की बात की जाएगी तो देन जो बटा यानी कटौती हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मैचिंग को देख लिया। सारे ये यूजीसी के क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भटके ना। यहाँ पे है एला कार्ट टे मेनू है। तो एला कार्टे मेनू क्या होता है, तो चयनित मेनू होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एला कार्टे मेनू क्या होता है, चयनित मेनू होता है। फ्रेंच शब्द है। इसमें खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन मतलब करने के लिए दी जाती है। यानी खाद्य पदार्थों के नाम होते हैं, उन्हीं के साथ में उसके प्राइस भी होते हैं कि आपने इतना खाना लिया है इतने रुपए का हो गया, यानी डोसा इतने रुपए, इडली इतने रुपए, इस तरह से उसमें प्राइस साथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन सेवा इकाइयों के लिए एक भौतिक प्रयोज्यता की आयोजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हमें सही क्रम में बताना है। तो ये भी यूजीसी का एग्जाम का है, यानी आयोजना टीम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे आयोजना टीम पे सूची विश्लेषण। देन सूची विश्लेषण के बाद वस्तु विशेषता लगाएंगे। वस्तु विशेषता के बाद विवरणिका लगाएंगे, क्या क्या विवरण है यानी इंडेक्स जो बनाते हैं। फिर बजट है, और बजट के बाद व्यवहारकर्ता का अध्ययन है। तो ये सभी पहले से सूचीबद्ध हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले यह हो जाएगा व्यवहारगत का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद बजट बनाएंगे। चलिए दूसरी सूची देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में भी यूजीसी का नहीं है, ये कहाँ का है, तो याद रखेंगे DSSB PGT का लेवल का एग्जाम है। तो ये यूजीसी के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है। यहाँ पे दो सूची दी गई हैं, इनको हमें आपस में मिलाना है। तो अगर बात की जाएगी प्रत्याशा सिद्धांत, तो ये किसका है, तो ये ये देखिए किसका सिद्धांत है। तो चलिए अब देखते हैं ये किसका सिद्धांत है। तो याद रखेंगे प्रत्याशा सिद्धांत की बात की जाएगी तो ये किसका हो जाएगा, तो ये ब्लूम का हो जाएगा। देन उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की जाएगी तो ये टेलर महोदय का है। और स्थायी माल सूची की बात की जाएगी, स्थायी माल सूची तो ये यहाँ पे भंडार में उत्पादों की यहाँ पे ठीक ठीक मात्रा है। उसके बाद जो देखेंगे टेबल डे हॉट मेन्यू, टेबल डे हॉट मेन्यू क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे निर्धारित क्या करते हैं, यहाँ पे निर्धारित मेन्यू होता है। ठीक है, इसको इधर रख लेते हैं, निर्धारित मेन्यू होता है। उसके बाद जो देखेंगे वो होता है रिकॉर्ड, तो बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर, रिकॉर्ड यहाँ पे होता है जहाँ पे बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर। और सेल्फ मिक्स, तो यहाँ पे सेल्फ मिक्स की बात करें तो ग्राहकों द्वारा चयनित मेनू की मदों की क्या होती है, बारंबारता। तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पे ने पेयर्स को देख लिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी।
नया क्वेश्चन देखते हैं। नई इकाइयों को योजना तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो जो चरण है उनको हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। तो पहले चरण की बात कर लेते हैं। पहला हो जाएगा प्रारंभिक अध्ययन, दूसरा हो जाएगा एक विवरणिका तैयार करना, तीसरा हो जाएगा एक योजना दल का गठन करना, चौथा हो जाएगा विश्लेषण, पांचवा हो जाएगा वास्तुशिल्पीय आकृतियाँ और छठा हो जाएगा अभिकल्प तैयार करना। तो ये क्या था, तो यहाँ पे हमें इन्हें क्रम में लगाना था। ये भी यूजीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सुव्यवस्थित करना है भोजन में लाए हुए चरणों को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो पहला क्या हो जाएगा, आरडीए। इस तरह से इसे छोटा कर लेते हैं। आरडीए के निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज कीजिए। जब तक हमें आरडीए का निर्धारण नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता पड़ेगा। अलग अलग क्या करना है, खाद्य विनियमों की उस मात्रा का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पे यह हो जाएगा बी। फिर उसके बाद उपयुक्त खाद्य विनियमों को व्यंजनों को वितरित कीजिए। तो फिर हो जाएगा व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनियमों का उपयोग करना है। तो खाद्य विनियमों का उपयोग करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट कोड बनेगी डी, यानी डी था, सी था, बी था, फिर एंड में ए था। यहाँ पे दो सूची दे गई हैं, एक अस्पताल और दूसरा उसमें पड़ोसे गए। तो देख लेते हैं अस्पताल में क्या रहेगा। तो अस्पताल में रहता है काउंटर सर्विस। अस्पताल में आपने देखा होगा काउंटर पर खड़े होकर आप चीज़ें मांगते हैं, काउंटर सर्विस होती है। जलपान गृह कहाँ पे होगा, तो ये कहाँ पे होगा, तो वैक्वेंट में होगा। जलपान गृह कहाँ होगा, तो वैक्वेंट में होगा। फिर होटल की बात की जाएगी तो होटल कहाँ पे होगा, तो टेबल सर्विस है। होटल में क्या होता है, आपकी टेबल में रखकर चीज़ें आती हैं, तो टेबल सर्विस है। हॉस्टल की बात की जाती है तो हॉस्टल में क्या होता है, केंद्रीकृत, ठीक है, एक जगह बच्चों को बुला लिया जाता है, वहीं पर चीज़ें खिला दी जाती हैं। अगर बात की जाए किसकी, रेलवे की, तो रेलवे में क्या हो जाएगा, तो रेलवे में हो जाएगा पैट्री सर्विस। ठीक है, पैट्री सर्विस कहाँ पे, रेलवे में हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे रेसिपी का मानकीकरण करने का सही अनुक्रम दीजिए। तो ये रेसिपी होती है उसका अगर यहाँ क्या कर रहे हैं, मानकीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी सही क्या रहेगा। तो रेसिपी का अगर मानकीकरण करें तो सही क्या रहेगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं, पहले क्या है। तो पहला है संगठनों को अनुपात का विश्लेषण करो। जो संगठक हैं उनके अनुपात का विश्लेषण करो। फिर रेसिपी का परीक्षण करो। जो रेसिपी है रेसिपी का परीक्षण करो। फिर रेसिपी का परीक्षण के बाद मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन है। फिर उसके बाद जो रहेगा तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण। फिर उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करो। जो स्वीकार्यता है उसके लिए मूल्यांकन करो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भोजन प्रबंधन यानी कैटरिंग कर्मकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको हम देख लेते हैं कि सही क्रम में, तो प्रबंधन, रसोइया, निरीक्षक, उपयोगिता, कार्यकर्ता, ये क्या है, सही क्रम है। किसके, भोजन प्रबंधन के। प्रबंधक होगा, रसोइया होगा, निरीक्षक होगा, उपयोगिता होगा और कार्यकर्ता होगा। तो चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं। भोजन यानी मील नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा या सही गुट होगी हमें उसका ही चयन करना है। तो पूछा जा रहा है खाद्य बजट नियोजन के लिए, पोषण का पर्याप्तता के लिए, आहार में विविधता के लिए, संसाधनों का कुशल उपयोग के लिए। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसमें से वो ऑप्शन उठाने हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये किस किस के लिए है। तो पहले के लिए हो जाएगा, यानी किसके लिए हो जाएगा, तो याद रखिएगा खाद्य बजट का विनियोग के लिए हो जाएगा। फिर पोषणिक पर्याप्तता के लिए हो जाएगा। फिर क्या है, आहार में विविधता के लिए हो जाएगा। और देन उसके बाद संसाधनों का कुशल उपयोग के लिए हो जाएगा। तो ये चारों के चारों इसमें सही है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी।
भोजन नियोजन के संदर्भ में चारों कथन सही है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो खाद्य बजट नियोजन से तात्पर्य है बजट की सीमाओं में रहते हुए पौष्टिक आहार का आयोजन करना। आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्तता तथा विविधता होनी चाहिए। यहाँ विविधता से तात्पर्य एक ही खाद्य पदार्थ के विभिन्न प्रकारों के व्यंजनों के प्रयोग से है। इस प्रकार संसाधनों कुशल यहाँ पर कुशलतम प्रयोग भी भोजन नियोजन में सहायक है। सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस। तो यहाँ पे सर्वाधिक परिष्कृत और औपचारिक सर्विस को इन्होंने 2 ऑप्शन इसके सही माने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कब का है तो 2011 का यूजीसी नेट का ही है। तो इन्होंने बेटर सर्विस और स्वयं सर्विस दोनों ही औपचारिक और किसमें रखी हैं, सर्वाधिक परिष्कृत शैली में रखी हैं। एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम में लाइए। मगर आपको क्या करना है कि इसमें पूछा है कि सर्वाधिक कैसी हो, परिष्कृत शैली और कैसी हो, औपचारिक। तो यहाँ पे कैसी कौन सी शैली हो जाएगी, तो परिष्कृत और औपचारिक। तो ये कैसी हो जाएगी, स्वयं सर्विस हो जाएगी 90%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। तो हमें उसका चयन करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, तभी तो उसका चयन कर पाएंगे। आंतरिक स्रोतों को देखेंगे, फिर आंतरिक स्रोतों के बाद यहाँ पर इश्तिहार देंगे यानी विज्ञापन देंगे। फिर इश्तिहार देने के बाद फिर उसका साक्षात्कार लेंगे। फिर साक्षात्कार फिर क्या करेंगे, वेतन स्थापित करना है। फिर नियुक्ति पत्र देंगे, यानी वो वेतन में राजी हुआ तो फिर हम उसे नियुक्ति पत्र देंगे। फिर नियुक्ति पत्र देने के बाद क्या होगा, पूर्वाभिमुखीकरण किया जाएगा, पूर्व अभिमुखीकरण किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पे इस तरह से इसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो कोड बनेगी वो बनेगी डी। आज अब क्वेश्चन है हमारा एफ वाला है, मतलब इसमें क्या आ गया, सब एफ वाले चैप्टर से हो जाएगा, यानी पोषण और मूल्यांकन। अब तक हमने क्या पढ़ा था, मेन्यू पढ़ा था। मेन्यू के ही इतने सारे क्वेश्चन थे, अब हम पढ़ेंगे उसके बाद देन पोषण और मूल्यांकन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं। तो चलिए, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है, निर्धारण की विधि नहीं पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, लंबाई है, कमर की परिधि है और MUAC है, पर रक्तचाप क्या है, कोई भी निर्धारण विधि नहीं है। किसकी, मानव मिति पोषण की। तो मानव मिति पोषण की निर्धारित विधि नहीं है। आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है, तो इनमें से कौन सी विधि आधारीय सर्वेक्षण की है, तो 24 घंटे अनुसरण। ये विधि क्या है, आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। निम्न पोषणिक यानी न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन यानी बायोकेमिकल प्रणाली का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे है रक्तचाप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भोजन आवृत्तियों यानी प्रश्नावलियों FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से किसके संबंध में मूल्यांकन के डॉट अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि होती है। तो यहाँ पे सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि होती है तो प्रायोगिक होती है। ये कब का है, तो ये DSSB का है। फूड रिक्वायरी यहाँ पे है क्वेश्चनेयर, जिसको बोलते हैं FFQ। निम्नलिखित मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित की विधि है। तो यहाँ पे जो विधि है उसे देख लेते हैं कि कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे पहली हो जाएगी त्वचा परत की मोटाई हो जाएगी, फिर देन उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे मध्य ऊपरी वहाँ की परिधि, और देन उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा वो है कमर की परिधि, यानी त्वचा की परत, मध्य ऊपरी वहाँ की परिधि और कमर की परिधि। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा यानी त्वचा की, मध्य की यानी AC, और यहाँ पे है कमर की परिधि, तो यहाँ पे E यानी ACE। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसमें है ये ना, पहला, तीसरा और पाँचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पाँचवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये किसका सिंबल है। तो ये क्या दिखाता है कि ये इससे तो कम है, बट ना ही कम है ना ही ज़्यादा, इक्वलिटी दिखा रहा। 5 वर्ष के बच्चे को SAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है।
तो हमें क्या करना है, 5 वर्ष का जो बच्चा है या 5 से एबव है उसके लिए तो हम ऊंचाई के लिए वजन क्या होगा, -3 HD होगा। फिर उसके बाद देन क्या करेंगे, MUAC 115 मिमी से कम होता है, जिसका MUC क्या होता है, 115 से मिमी से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रह जाएगा पूछा का A और C, यहाँ पे A और C क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है वह प्रतिदिन आहार में फ़र्क नहीं होता, उनको 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए सही है और आर सही स्पष्टीकरण है। दोनों ही सही है, बट जो कारण है वो बता रहा है स्पष्ट रूप से कथन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 घंटे अनुसरण विधि को क्रियान्वित करने के लिए चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो जब हमें 24 घंटे कोई विधि क्रियान्वित करनी है तो उसके लिए हमें उसे क्या करना है, सही चरणों में लगाना है। तो यहाँ पे पहला जो चरण हो जाएगा, अगर हम उसकी बात करें तो पहला हो जाएगा बी, यानी पिछले 24 घंटे में ग्रहण किए गए सभी भोजन और पेय पदार्थों की सूची बनाना। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, पके हुए भोजन को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। फिर देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कच्चे खाद्य पदार्थों को में ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों को की ग्रहण की गई मात्रा की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकताओं से तुलना करना। तो यहाँ पे जो इस तरह से रूट हो जाएगी, तो वो बनेगा बी। ठीक है, क्या बनेगा, वो बी आंसर बन जाएगा। 24 घंटे आहारी रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अगर सही चरणों के क्रम की बात की जाएगी और जहाँ पे चरणों को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम चरणों को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, चरणों को देखा है। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से चरण रहेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला हो जाएगा तीसरा, यानी यहाँ पे पहला हो जाएगा क्या, तीसरा, यानी प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना। देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर हो जाएगा पिछले 24 घंटों में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग करें और सूचना इकट्ठा करना। फिर देन उसके बाद जो हो जाएगा, व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण करना। फिर उसके बाद जो हो जाएगा खान पान की वस्तुओं सेवाएं, ठीक है, खान पान की वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है कि खान पान की वस्तुओं। फिर उसके बाद जो देन हो जाएगा आहार रचना तालिका, यानी फूड कंपोजिशन टेबल्स का प्रयोग करना। फिर उसके बाद देन होगा RDA के साथ ऊर्जा और ग्रहण करके पोषक तत्वों की तुलना करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार UGC में पूछा गया, तो इस बार भी पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो याद रखेंगे कि इस तरह से इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे 24 घंटे आहारी रिकॉल के संचालन में निहित चरण कौन से हैं। पहले प्रश्नावली तैयार करेंगे, देन RD चार्ट के साथ ऊर्जा ग्रहण और पोषक तत्वों की तुलना बाद में करेंगे। सबसे एंड में आ जाएगा RD चार्ट से रिलेटेड। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आहारीय सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। तो कौन सी विधि हैं जिनसे हम आहार का सर्वेक्षण करते हैं, तो वो विधि हमारी होती हैं, पहला होता है 24 घंटा अनुस्मरण। फिर देन उसके बाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FFQ। और उसके बाद जो हो जाएगा आहार का इतिहास। तो ये सभी क्या है, आहारीय सर्वेक्षण की विधियाँ हैं, यानी FFQ जो अभी हमने पढ़ा था। फिर है 24 घंटे अनुसरण और आहार इतिहास, ये क्या है, आहार की विधियाँ। चलते हैं, आहार आकलन के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियाँ हैं।
तो आहार का आप आकलन करना चाहते हैं और उसमें पूर्व प्रभावी विधियाँ देखना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियाँ हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे हम चर्चा कर लेते हैं। तो 24 घंटे अनुस्मरण विधि हो जाती है, फिर भोजन आवृत्ति या प्रश्नावली हो जाती है, फिर उसके बाद भोजन बैलेंस शीट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACE क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ACE हमारे कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो याद रखेंगे VMI क्या है, आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्तियों का प्रश्न पत्र, 24 घंटे अनुस्मरण विधि और खाद्य पदार्थों का व्यंजन करना, ये सभी है। आहारीय सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियाँ निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन सी पूर्व प्रभावी विधियाँ उन्हें देख लेते हैं यहाँ पे। तो पूर्व प्रभावी विधियों की बात करते हैं तो पहली कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा पहली क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे है 24 घंटे आहारीय अनुस्मरण हो जाएगा। फिर देन उसके बाद भोजन बैलेंस शीट हो जाएगी और उसके बाद जो हो जाएगा वो आहारी हिस्ट्री हो जाएगी, तो आहारी हिस्ट्री हो जाएगी। तो ये क्या है, पूर्व प्रभावी विधियाँ हैं आहार की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है और 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति से खाद्यान्न की बर्बादी को नापा जाता है। तो यानी यहाँ पे जो कथन है वो इस तरह कह रहा है, कारण कह रहा है कि उससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ की क्या करते हैं हम, नापा जाता है। तो ए और आर दोनों ही गलत है स्टेटमेंट हैं, दोनों ही क्या है, मिथ्य हैं, झूठे हैं। तो ए और आर दोनों मिथ्या हैं। पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवीय मितीय तरीके हैं। तो यानी कैसे हम पोषण स्तर का पता करते हैं, ऐसे मानवीय तरीके कौन से हैं, तो MUAC है पहला। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वेस्ट हिप रेशो है और उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना। ठीक है, यहाँ पे ये ना हो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला है MUAC, फिर है वेस्ट हिप रेशो का पता करना, फिर बॉडी मास इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स से कि कितनी आपकी हाइट है, कितनी आपकी एज है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट कितना है, ये इसमें बताया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। यहाँ पे सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। तो कौन सी शैली सर्वाधिक परिष्कृत है, औपचारिक है। देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पे 2 आंसर थे इसके, अब इसे यहाँ पे और कंफर्म कर दिया गया है। तो वहाँ पे थी वेटर विधि, सेल्फ विधि, और यहाँ पे वहाँ पे वेटर और स्वयं सर्विस को दोनों को कंबाइंड बता दिया था कि वो भी सही है वो भी सही है, ए और बी दोनों सही बताए गए थे, बट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, परिष्कृत है। भाई कोई भी चीज़ का ज़्यादा बेटर होगी जब आप स्वयं करेंगे, तो स्वयं सर्विस विधि सबसे अच्छी विधि, यानी कहें कि सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक। यहाँ पे कैसी शिक्षा होती है, औपचारिक होती है वो एक के लिए, अनौपचारिक यानी कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हैं, बट औपचारिक में क्या होता है, नियम लगे होते हैं। तो औपचारिक पूछा है और परिष्कृत पूछा है, तो ये कैसी हो जाएगी, स्वयं सर्विस हो जाएगी। याद रखेंगे, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कैसी होती है, स्वयं सर्विस होती है। तो यहाँ पे उस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हुए रखेंगे, क्योंकि वो पूछा गया DSSB का क्वेश्चन है, ये फिर पूछा गया MP में, और MP में इसका आंसर क्या माना गया है, B माना गया है। तो यहाँ पे कभी भी ये पूछा जाएगा तो उसका आंसर B ही माना जाएगा। इतनी सारी PDF यानी एक ही चैप्टर की हैं, तो वो चैप्टर है आहार नियोजन, और वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी चैप्टर आज 11 वाला ख़त्म हो गया है। जल्दी हम बताएंगे कि यूथ की श्रृंखला में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और कितने चैप्टर हमारे देन रह गए। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मई में गया, यानी 1 मई से 10 मई के बीच में हो जाएगा, यानी 3rd स्लॉट में आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा। 2nd स्लॉट आ चुकी है, बट उसमें होम साइंस सब्जेक्ट नहीं है, उसमें फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री है और क्या है, इकोनॉमिक्स है, और एक और सब्जेक्ट है कोई।
तो इस तरह से उसमें 4 सब्जेक्टों पर, बट अभी होम साइंस का एग्ज़ाम जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्लॉट की जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद देन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको सेकंड स्लॉट भी दिखा देते हैं। चलिए खोल लिया गया है यहाँ पे फेज़ सेकंड। तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि सेकंड स्लॉट आ चुका है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दिसंबर 2000 कहाँ का है, 2022 का है यूजीसी इस बार। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, ये 28 फरवरी से 1 और 2 मार्च तक का डेट शीट दूसरी आ चुकी है। ठीक है, इसमें 5 सब्जेक्टों को रखा गया है, फेज सेकंड है। और फिर सेकंड के बाद होम साइंस का मे बी थर्ड में ही जाएगा। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देख लेते हैं अमूमन। पहला जो रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा, जिसका कोड 6 है, और हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो 28/2 यानी 28 फरवरी को है। पहले और सेकंड शिफ्ट यानी एक ही दिन में हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश का है जो वो दोनों शिफ्टों में है, और 1/3 को है यानी 1 मार्च को है। अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट हैं, डेमोग्राफी की और जितना भी है, डेवलपमेंट प्लानिंग की, यहाँ पे स्टूडियोज़ की, इकोनॉमिक्स की, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, डेवलपमेंट की, बिजनेस की, तो इस तरह का जो भी एग्ज़ाम है वो कब है, तो 2 मार्च है। उसके बाद देन जो नेक्स्ट डेट है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट शिफ्ट में, यानी फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट नहीं ज़्यादा है, तो ये 2 शिफ्टों में नहीं है। तो ये केवल 2 मार्च की है, और 2 मार्च की। और उसके बाद करके ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट कम है, तो ये भी 2 मार्च की है, इसमें सेकंड शिफ्ट में ही है, यानी इसी वाली शिफ्ट के साथ ये हो जाएगी। तो मे भी 2 तारीख को हमारे तीन एग्ज़ाम हैं यूजीसी के, और दोनों ही शिफ्टों में हैं। तो चलिए 2 को है, 28 को 2 को है, 1 को है और 2 को है, यानी 2 तारीख तक का। तो आप समझिएगा होम साइंस 2 तारीख तक नहीं है। इसके बाद जल्दी ही यानी 2 से पहले ही तीसरी फेज़ आ जाएगा, और उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे ना बता दिया जाएगा। तो आज ही हम आपको कंफर्म कर देंगे कि इस वाली बुक में अब कितने चैप्टर बाकी हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।